हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अब अपन अगली वीडियो ही कंटिन्यू कर रहे हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एंजाइम एक्टिविटी। पिछली में अपन ने क्या देख लिया था, एंजाइम की कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। ठीक है, वो थोड़ा सबस्ट्रेट वाला इंपॉर्टेंट था, इसलिए वीडियो बड़ी हो गई थी। अब अपन इसमें देखेंगे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ पीएच और प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स। ठीक है, यहाँ तक देखेंगे। और इनिबिशन, एंजाइम इनिबिशन आपका अलग से वीडियो होगी। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसकी अपन अलग से देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, तो तीसरा अपना पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो तीसरा इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। अब क्या आना चाहिए इफेक्ट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से। ठीक है, अपन को पता है कि सबस्ट्रेट है, इससे भाई प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो अब इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनता जा रहा है और इक्विलिब्रियम आ गया। तो अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रिएक्शन की रेट जो होगी वो स्लो डाउन हो जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट अब ज़्यादा बन गया, अब ये सबस्ट्रेट को इनिबिट मतलब बोलेगा कि अब प्रोडक्ट बढ़ गया है। ठीक है, तो साफ सीधी बात क्या है कि व्हेन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज्ड, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जब भी बढ़ जाएगी तो रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, रिएक्शन की रेट स्लो हो जाएगी, या फिर रिएक्शन रिवर्स भी हो सकती है, इट में इवन रिवर्स। ठीक है, या रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। जैसे अपन ने पढ़े थे ना, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म अपन ने कितने सारे देखे। ठीक है, तो उसके अंदर अपन, जैसे मैं एग्जांपल दूँ, कोई ए है, वो एंजाइम 1 के प्रेजेंस में बी बनाता है प्रोडक्ट, और एंजाइम 2 के प्रेजेंट में सी बनाता है, और सी से डी बनना है एंजाइम 3 से। अब यहाँ पे ब्लॉक हो गया मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉक हो गया, तो ये एंजाइम E3 जो है वो क्या करेगा, इट इनिबिट्स E2। अब ये E3 इसको इनिबिट कर देगा। ठीक है, E2 इनिबिट कर देगा तो क्या होगा, अब ये ब्लॉक हो गया है तो ये C बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये C बढ़ता जा रहा है। अब ये C बढ़ता जा रहा है, ये क्या लिख, तो ये C जो है ये आपका बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब ये C बढ़ रहा है, ये इसको C इसको इनिबिट कर देगा, तो ये C इनिबिट्स E2। ठीक है, अब ये एंजाइम को इनिबिट कर देगा, तो फाइनली क्या होगा कि ये ऐसे करते करते अब ये E2 को ब्लॉक कर दिया इसने, तो फिर B बढ़ेगा, और ये B1 को ब्लॉक कर देगा, और फिर फाइनली A भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो होल पाथवे इज ब्लॉक्ड। कोई नहीं पूछ रहा आपको प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से क्या होगा, बस इतना ध्यान रखना कि प्रोडक्ट बन गया है तो वो रिएक्शन की रेट स्लो हो जाएगी, बस इतना सा ध्यान रखना और कुछ नहीं रखना। अब अपन देखते हैं चौथा पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर से क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, अगर मैं इसका ग्राफ ही बना के समझाता हूँ सीधा, ये वेलोसिटी है और ये आपका टेम्परेचर है। ठीक है, तो वेलोसिटी सबसे पहले है, अब देखना जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद एक कर्व आता है। ठीक है, फ्लैटन्स होती है, और उसके बाद ये वापस से कम हो जाती है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज। ठीक है, फिर एक पॉइंट पे देन इट रीचेज मैक्सिमम, मैक्सिमम आ गई, और ये मैक्सिमम जो होता है ये आपका टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं इसको, टी ऑप्ट लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, और फिर ये फॉल हो जाती है। तो ये कैसा कर्व है, बेल शेप्ड कर्व। ठीक है, टेम्परेचर का कैसा कर्व है, इट इज़ बेल शेप्ड कर्व। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो मैंने बोला, इस ऑप्टिमम टेम्परेचर का क्या मतलब है, ऑप्टिमम टेम्परेचर को अगर मैं डिफाइन करूँ तो टेम्परेचर एट विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये होता है आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब इसकी थ्योरी क्या है कि टेम्परेचर जैसे बढ़ा, अपन ने पढ़ा था एंट्रोपी इफेक्ट में, टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ कि मोर मॉलिक्यूल्स गेट एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेशन एनर्जी मिली, और उससे क्या हुआ कि इंक्रीज रेट ऑफ मोशन। ठीक है, अब सब रेट ऑफ मोशन बढ़ गया, फिर एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो आपस में उनका क्या हुआ, कोलिजन हुआ। ठीक है, कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, और इससे क्या हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन एनहेंस हो गई। ठीक है, तो ये टेम्परेचर बढ़ने का कारण है। तो ये थ्योरी कौन सी हो गई आपकी, कोलिजन की वजह से हो रहा है ये सब। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूँ तो एक टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, एक होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको अपन Q10 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है, इट इज़ अ फैक्टर बाय विच रेट ऑफ कैटालिसिस इज एनहेंस्ड बाय राइज इन 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कि जैसे भी 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, मतलब मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स की जो रेट होती है वो डबल हो जाती है बाय 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर, 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसको Q10 से बताते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट,
कि जैसे मतलब किस फैक्टर से रेट ऑफ कैटालिसिस बढ़ेगी बाय अ राइज इन 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। तो ये तो अपन ने देखा, फिर ये एक्टिविटी कम क्यों हो रही है, टेम्परेचर तो यहाँ और ज़्यादा है ना, और बढ़ता जा रहा है। तो व्हेन टेम्परेचर मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो एंजाइम्स, मैंने आपको पहली वीडियो में इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि एंजाइम्स क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, और प्रोटीन्स का क्या हो जाता है, डीनेचुरेशन। सो हीट अगर 50 डिग्री से ज़्यादा है तो हीट डीनेचुरेशन, एंड जो प्रोटीन्स है उनका लॉस ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स हो जाएगा, ठीक है। और उससे क्या होगा कि फिर एक्टिवेशन और एंजाइम रेट कम हो जाएगी, ठीक है। तो 50 डिग्री सेल्सियस से कम पे ये वापस से नीचे गिरने लग रहा है। अपने ह्यूमन एंजाइम्स जितने भी हैं उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर TO से मैं लिख रहा हूँ, वो अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस अपने आसपास रहता है, ठीक है। बट अपन ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अभी पढ़ के आ रहे हैं तो अपने दिमाग में वो भी आ रहा होगा कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं। कौन से, किस पे जा रहा हूँ मैं, थर्मस एक्वेटिकस, किस में यूज़ होता है, PCR में। उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तभी तो अपन PCR में यूज़ ले रहे हैं उसको, डीनेचुरेशन और वो सब, ठीक है, क्योंकि वो नहीं होता डीनेचुरेट, ठीक है, वो बैक्टीरिया से आइसोलेट है इसलिए। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया, बेल शेप्ड कर्व। अब अपन बात करें pH, इफेक्ट ऑफ pH। तो जैसे हर एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वैसे ही हर एंजाइम का ऑप्टिमम pH भी होता है, ठीक है, कि वो इस pH की रेंज में काम करेगा और दोनों साइड में उसकी भी एक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो pH का मतलब क्या है कि pH डिसाइड्स चार्ज ऑफ अमीनो, चार्ज बताता है अमीनो एसिड रेजिड्यू पे। अपन ने रेजिड्यू के अंदर कितने चार्ज है एट एक्टिव साइट, ठीक है। pH डिसाइड्स चार्ज ऑन अमीनो एसिड रेजिड्यू एट एक्टिव साइट, ठीक है। तो यूजुअली जो ऑप्टिमम pH है, ह्यूमन ऑप्टिमम pH है, वो अराउंड 6 से 8 के बीच में होता है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस की अगर अपन बात करें, और पूछते भी कौन है, एक्सेप्शन ही पूछे जाते हैं, ठीक है, हर बार। तो आपको पता है स्टमक में जो पेप्सिन होता है उसका जो होता है वो 1 to 2 ऑप्टिमम pH होता है। उसके अलावा एल्केलाइन फॉस्फेटेस, एल्केलाइन नाम से पता चल रहा है मतलब बेसिक होगा, ठीक है। तो बेसिक का pH कितना होगा, pH अराउंड 9 to 10 होता है इसका ऑप्टिमम pH। और एसिड फॉस्फेटेस का होता है आपका pH 4 to 5, ठीक है। तो ये एक्सेप्शंस ध्यान रखने, बाकी मोस्टली जितने भी एंजाइम्स हैं उनका ऑप्टिमम pH 6 to 8 होता है। तो अगर अपन कर्व बनावे इसका, तो कर्व वैसे ही बनेगा एंजाइम जैसा, ऑप्टिमम pH होता है, दोनों साइड में वापस से एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो मान लो ये 6 है, ये 8 है, तो ऑप्टिमम pH कुछ इस तरीके का कर्व बनेगा मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स के लिए, ठीक है। अगर पेप्सिन का मैं बनाऊँ तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ये 1 से 2 के बीच में होता है। और एल्केलाइन फॉस्फेटेस का बनाऊँ तो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। एल्केलाइन फॉस्फेटेस का बनाऊँ तो कुछ इस तरीके का, पेप्सिन का इस तरीके का, बट मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स का ऑप्टिमम pH 6 से 8 के बीच में होता है, ठीक है। और इस ऑप्टिमम pH के अंदर ही वो काम करते हैं, ठीक है। तो ये 5वां पॉइंट हो गया। अब अपन लास्ट पॉइंट देखते हैं, एंजाइम एक्टिवेटर्स। तो ये भी कुछ नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है, एंजाइम एक्टिवेटर्स। तो कुछ ऐसे नॉन मेटेलिक आयंस होते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे मेटल आयंस, मेटल या नॉन मेटेलिक आयंस जो होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं एंजाइम्स को, ठीक है, और एक्टिवेट करके रेट बढ़ाते हैं रिएक्शन का। जैसे कि मैं बात करूँ क्लोराइड आयंस, नॉन मेटेलिक आयंस है, ये किसको एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट किसको हमें एक्टिवेट करते हैं, सलाइवरी अमाइलेज को, ठीक है। ये अपन ने कोएंजाइम्स में भी मैंने डिस्कस किया था ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये जितने भी अभी मैं बात बता रहा हूँ, कैल्शियम जो है वो एक्टिवेट करता है लाइपेज को, ठीक है। उसके अलावा जिंक जो है वो किसको एक्टिवेट करता है, तो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। अपन ने कितने भी नाम पढ़े थे वो सब, उनमें से जो आपको याद रहे वो लिख लो। कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कॉपर जो है वो किसको करता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है। तो इनकी प्रेजेंस में, इन मेटल और नॉन मेटल आयंस की प्रेजेंस में एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है, तो ये एक्टिवेटर्स हो गए, ठीक है, ये एंजाइम एक्टिवेटर्स हो गए। अब अनदर कुछ अलग टाइप का एक्टिवेशन की अगर मैं बात करूँ तो मान लो मेजरली अपने जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव या फिर जाइमोजेंस की प्रेजेंट में होते हैं, ठीक है। जाइमोजेंस या फिर इनको प्रो एंजाइम्स भी कहते हैं। ये सीक्रेट होते हैं जब ये इनएक्टिव होते हैं, जाइमोजेंस या प्रो एंजाइम्स, और बॉडी के अंदर ये फिर आने के बाद एक्टिव एंजाइम, मतलब जहाँ पे उनका काम है वहाँ आने के बाद एक्टिव बनते हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि जितने भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि ट्रिप्सिन, फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, ट्रिप्सिन है वो एक्टिवेट करता है काइमोट्रिप्सिनोजन को, जो कि इनएक्टिव है, ठीक है। आपने ये रिएक्शन पढ़ी होगी ना फिजियोलॉजी में, काइमोट्रिप्सिनोजन। तो ये जाइमोजन है, इनएक्टिव फॉर्म में, ये ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइमोट्रिप्सिन, जो कि इसका एक्टिव फॉर्म है, ठीक है।
तो इस तरीके से भी एक्टिवेशन होता है। तो जितने भी आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंजाइम्स हैं ये हमेशा प्रो एंजाइम ही सीक्रेटेड होते हैं, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होता है, और फिर ओनली आफ्टर सीक्रीशन इन एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में सीक्रीशन के बाद ही ये प्रो एंजाइम जो होते हैं ये एक्टिव एंजाइम बनते हैं। ठीक है, ये एक्टिव एंजाइम बनते हैं। तो इसका भी एक फंक्शन है कि दे प्रिवेंट ऑटोलाइसिस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। ये बात मुझे नहीं पता आपको समझ आई कि नहीं आई, बट आप पढ़ोगे कि पेनक्रियाटाइटिस होता है। ठीक है, तो पेनक्रियाज के जो एंजाइम होते हैं वो पेनक्रियाज में एक्टिव नहीं होते, पेनक्रियाज से वो इनएक्टिव फॉर्म में आते हैं, वहाँ से पेनक्रियाज से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद वो एक्टिव बनते हैं। ठीक है, जैसे एक आइमोट्रिप्सिन हो जाए, एक आइमोट्रिप्सिन है ये इंटेस्टाइन में बना है, पेनक्रियाज में नहीं बना है। ठीक है, तो ये इंटेस्टाइन में बना। अगर मान लो कि कोई कैसी दिक्कत आ जाए कि ये पेनक्रियाज में ही एक्टिव हो जाए तो ये पेनक्रियाज के टिश्यू को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे, ऑटोलाइज कर देंगे। तो ये नहीं हो सके इसलिए तो ये इनएक्टिव फॉर्म में आते हैं और ये ऑटोलाइसिस बचाते हैं। अगर मान लो ऐसी कोई दिक्कत हो गई तो ऑटोलाइसिस हो जाएगा और पेनक्रियाज को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, पेनक्रियाटाइटिस हो जाएगा। इसलिए हर चीज़ का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसे ही आपने और भी बात करूँ तो कोगुलेशन फैक्टर्स भी पढ़े होंगे। ठीक है, वो भी जाइमोजेंस की जैसे होते हैं, बाद में एक्टिवेट होते हैं, पूरा कोगुलेशन कास्केड आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा आप माइक्रो में पढ़ोगे या पढ़ा होगा पता नहीं मुझे, कोगुलेशन कंपोनेंट्स। ठीक है, कोगुलेशन फैक्टर्स जो होते हैं, कोगुलेशन तो हो गया, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो होते हैं वो भी आपके इनएक्टिवेटेड फॉर्म में सीक्रेट होते हैं, उसके बाद एक्टिव होते हैं बॉडी में जब कोई भी इन्फ्लेमेशन या कुछ होता है। ठीक है, तो ये सब तो ठीक है, एक एग्जांपल है, बट एंजाइम एक्टिवेटर्स में आप मेटल नॉन मेटल आयंस वाला पॉइंट ध्यान रख लेना और एक ये इनएक्टिव जाइमोजेंस वाला पॉइंट ध्यान रख लेना। तो अपन ने इस वीडियो में क्या देखा, एक तो देखा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, उसके बाद टेम्परेचर बेल शेप्ड, पीएच भी बेल शेप्ड कर्व है। ठीक है, और ऑप्टिमम पीएच ऑप्टिमम टेम्परेचर देखा। उसके बाद एंजाइम एक्टिवेटर्स देखे। अब 7वां पॉइंट अपना कौन सा था, ये वापस से अपन वो वाले पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अपन ने एंजाइम की कंसंट्रेशन देख ली। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट एंजाइम सैचुरेट हो जाते हैं, बाद में फ्लैटन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में अपन ने इंपॉर्टेंट क्या देखा, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। डबल रेसिप्रोकल प्लॉट देखा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन देख ली। उसके बाद ये अपन ने पिछली वीडियो में देख लिया था। इस वीडियो में अपन ने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, पीएच और एक्टिवेटर्स देख लिए। अब अपना अलग वीडियो में देखेंगे एंजाइम इनहिबिशन, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकली भी है। बहुत सारी ड्रग्स है वो इसके ऊपर बेस्ड होती है, तो वो अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर। ठीक है, तो एंजाइम इनहिबिशन से समझते तो क्या हो, इनहिबिटर्स क्या कर देंगे, वो डिक्रीज़ कर देंगे रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब अगली वीडियो में अपन देखेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, सुसाइड इनिबिशन, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ये सब क्या टर्म्स है अच्छे से डिस्कस करेंगे और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।